पोलैंड से पंगा लेना ठीक नहीं है। यही संदेश पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दिया है, जब उन्होंने यह वादा किया है कि वह पोलैंड को यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना वाला देश बनाएंगे। ये बिना वजह की डींगे हाँकना नहीं है। पोलैंड सिर्फ ताकतवर बनने के लिए ताकतवर नहीं बनना चाहता। जो राक्षसी सेना तैयार की जा रही है वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि रूस डर जाए। उनकी संख्या वाकई हैरान करने वाली है। यह परियोजना जारी है। पोलैंड पहले से ही मजबूत है, लेकिन वह चुपचाप खुद को यूरोप की असली ताकत बना रहा है। हमारी सेना, हमारी सशस्त्र सेनाएं जल्द ही यूरोप की सबसे बड़ी होंगी। टुस्क ने गर्व से खड़े होकर 15 अगस्त के पोलिश सैन्य दिवस परेड में भाषण देते हुए घोषणा की। वह परेड अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। टुस्क ने अपने भाषण के समय 300 बख्तरबंद वाहनों और 2000 सैनिकों की परेड को गुजरते हुए देखा था और उन्होंने आगे कहा, हम पहले ही कह सकते हैं कि हम एक ऐसी सेना बना रहे हैं जो इस क्षेत्र का भाग्य तय करेगी। अपनी आधुनिकता और भारी तादाद के दम पर और पूरी दुनिया इसकी सराहना करती है, खासकर हमारे सहयोगी। एक महत्वपूर्ण बात कही गई, पोलैंड का यूरोप में सबसे मजबूत शक्ति बनना वर्चस्व या अपने सहयोगियों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं है। वह रूसी तरीका है और पोलैंड अपनी सेना को संभालने के तरीके में किसी भी हाल में रूसी जैसा नहीं बनना चाहता। पोलैंड की योजना एक बड़े समूह के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक बनने की है, जिसे 2 कारणों से बनाया गया है। पहला, पुतिन को इतना डराना कि वह संभल जाए, और दूसरा, अगर वह असफल हो जाए तो रूसी आक्रामकता को रोकने के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहना। अगर इस बात में कोई शक है कि पोलैंड जब यूरोप की सबसे बड़ी सेना बना रहा है तो उसके दिमाग में रूस है, तो टुस्क उन सभी शंकाओं को दूर कर देते हैं। उन्होंने पोलैंड पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही बाहरी ताकतों की बात करते हुए रूस का नाम लेकर जिक्र किया, जबकि रूस तो साफ दुश्मन है जो दरवाजे तक आ पहुंचा है। आप जानते हैं, वे ताकतें, वे राजनीतिक पार्टियां, वे राजनेता जो पोलैंड और पोलिश लोगों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी मुख्य समस्या यूरोप है, कि यूक्रेन हमारा दुश्मन है, कि यूरोपीय संघ बेकार है और जर्मनी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। टुस्क ने अपने भाषण के दौरान ये घोषणा की और तुरंत ही इन सभी दावों को खारिज करते हुए पोलैंड की ओर से दोष पुतिन पर मढ़ दिया। और न जाने कैसे वे रूस को भूल जाते हैं, जो हमारा पड़ोसी है, खतरनाक पड़ोसी है, जो हमारी सीमाओं के पार युद्ध छेड़े हुए है, और कभी कभी यह युद्ध हमारी सीमाओं तक भी आ जाता है। ये कहना कि यूक्रेन युद्ध पोलैंड की सीमाओं तक पहुंच रहा है कम करके कहना है, असल में तो ये फट रहा है। यही एक रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल ने किया, जो पोलैंड में 90 किलोमीटर अंदर उड़ने के बाद फट गई। शुक्र है धमाका एक खाली मैदान में हुआ और जैसे ही मिसाइल पोलैंड की सीमा में दाखिल हुई उस पर फाइटर जेट्स की नजर रखी जा रही थी। फिर भी अब पहले से कहीं ज्यादा साफ है कि रूस पोलैंड के लिए एक खतरा है। क्रेमलिन लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि वह मिसाइल रूसी थी। ये अपनी संलिप्तता से इनकार करता है, भले ही मिसाइल की पहचान हो चुकी है। लेकिन यह घटना केवल टुस्क की इस बात को और मजबूत करती है कि पोलैंड द्वारा अपनी सेना को यूरोप की सबसे बड़ी सेना में बदलना सिर्फ पोलैंड के बारे में नहीं है, ये उन सभी के बारे में है जो रूसी खतरे का सामना कर रहे हैं। टुस्क घोषणा करते हैं कि असली गठबंधन और समझदारी भरी विदेश नीति, जिसमें बाल्टिक क्षेत्र, पोलैंड की अपनी ईस्टर्न शील्ड, मौजूदा रक्षा संधियां और खासकर यूक्रेन शामिल है, ये सब पोलैंड को मजबूत बनाने का हिस्सा है। यह एक सहजीवी संबंध है। जैसे जैसे पोलैंड की ताकत बढ़ती है वैसे वैसे उसके सहयोगियों की ताकत भी बढ़ती है और इसके उलट भी। और ये सब उसी मुख्य बात को पुष्ट करता है जिसे टुस्क ने रूसी खतरे के खिलाफ बोलते हुए रखा था। पोलैंड युद्ध नहीं चाहता, लेकिन केवल मजबूत लोग ही युद्ध को रोक सकते हैं। या टुस्क के शब्दों में, केवल वही लोग जो मजबूत हैं, अच्छी तरह से तैयार हैं, वास्तव में स्वतंत्र और संप्रभु हैं, वे ही युद्ध से बच सकते हैं। ये सभी बड़े बड़े घोषणाएं उस व्यक्ति द्वारा की गई है जिसका हित है कि पोलैंड को रूस और देश के अपने सहयोगियों दोनों के सामने जितना संभव हो उतना मजबूत दिखाया जाए। लेकिन टुस्क की बातें डींगे नहीं है, यहाँ कोई घमंड नहीं है। टुस्क ने दुनिया को बताया है कि पोलैंड एक ऐसी विशाल सेना बना रहा है जो रूसियों के लिए डरावने सपनों जैसी है। हर मोर्चे पर आंकड़े उनका समर्थन करते हैं। आइए पोलैंड की थल सेना से शुरू करते हैं। जैसा कि वॉशिंगटन टाइम्स ने 20 मई के एक लेख में बताया, पोलैंड के राष्ट्रीय रक्षा के उप मंत्री पावेल ज़ालेव्स्की ने पहले ही यह बता दिया है कि थल युद्ध के मामले में पोलैंड संख्या और क्षमताओं में सबसे आगे है। हमारे पास यूरोप में सबसे बड़ी और सबसे सक्षम नाटो थल सेना है, ज़ालेव्स्की ने कहा और जोड़ा, हम यूक्रेन से मिली सीख को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि युद्धरत देश के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं बहुत छोटी होनी चाहिए, इसलिए हम इस क्षमता में भी निवेश कर रहे हैं। केवल जनशक्ति ही पोलैंड के लिए एक बड़ा कारक है। 17 अगस्त के एक लेख में डिफेंस पोस्ट ने खुलासा किया कि पोलैंड की सशस्त्र सेनाओं के पास अब पहली बार 2,20,000 सक्रिय कर्मी हैं। 2026 की शुरुआत से शुरू हुई भर्ती अभियान के बाद, जिसमें 5,000 और सैनिक जोड़े गए हैं। उन सैनिकों में से 1,56,000 पोलिश सेना में पेशेवर हैं, जबकि अन्य 40 देश की क्षेत्रीय रक्षा बलों में सेवा करते हैं और बाकी को उस प्रकाशन के अनुसार
अन्य सक्रिय सेवा व्यवस्थाओं में नियुक्त किया गया है। और ये तो पोलैंड की जनशक्ति में वृद्धि की सिर्फ शुरुआत है। पोलैंड का लक्ष्य है कि 2035 तक उसके पास 3 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी हो, जो 2014 में 99,000 सैनिकों वाली सेना के आकार का तिगुना होगा। 2039 तक पोलैंड का लक्ष्य है कि उसकी सेना 5 लाख कर्मियों वाली हो, जिसमें 2,50,000 ऑपरेशनल सैनिक शामिल होंगे, 50,000 क्षेत्रीय सैनिक, और 2 लाख लोग रिजर्व में सेवा करेंगे और जरूरत पड़ने पर बुलाए जाने के लिए तैयार होंगे। ये सब बनाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी और पोलैंड ये पैसा खर्च कर रहा है, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी यूरोपीय थल सेना सिर्फ सैनिकों के बारे में नहीं है, ये उपकरणों के बारे में भी है। पोलैंड का लक्ष्य है कि 2030 तक उसके पास फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके की संयुक्त सेनाओं से भी ज्यादा युद्धक टैंक हों। इनमें से कई टैंकों के लिए पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका से 250 M1A2 एब्राम्स टैंकों का ऑर्डर भी शामिल है, जिसकी कीमत जुलाई 2021 में पोलैंड को $4.7 अरब पड़ी थी। ये कोई पुराने टैंक नहीं है, ये दुनिया के सबसे उन्नत मुख्य युद्धक टैंकों में से हैं और इन्होंने यूक्रेन में रूस के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता साबित की है। पोलैंड ने नवीनीकृत टैंक भी खरीदे हैं, जिसमें जनवरी 2023 में $1.4 अरब के सौदे में 116 M1A1 एब्रम्स शामिल हैं। मिलाकर ये टैंक उन लगभग 240 सोवियत युग के मॉडलों की जगह ले रहे हैं, जिन्हें पोलैंड ने पुतिन के खिलाफ लड़ाई के लिए यूक्रेन को दिए थे। इसके अलावा पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से 1000 तक के 2 ब्लैक पैंथर टैंक हासिल करने की एक बड़ी योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 180 टैंकों के लिए $3.4 अरब के शुरुआती ऑर्डर से हुई है। और इस तरह आपको एक जबरदस्त टैंक बल मिलती है, जिसे रूस के पसंदीदा युद्ध के तरीके का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। आग का जवाब आग से देने वाला तरीका, जिसे उस रूसी राष्ट्र के खिलाफ अपनाया जाना है जो जमीनी युद्ध को प्राथमिकता देता है। लेकिन रूस पहले ही यूक्रेन में लगभग 12,300 टैंक गंवा चुका है और अब पुराने और जर्जर सोवियत युग के मॉडलों का सहारा ले रहा है। रूस को उसी के खेल में मात देने की बात करें तो पोलैंड भी तोपखाने के मोर्चे पर बाकी यूरोप से आगे निकल रहा है। रूस को तोपखाना बहुत पसंद है। इससे पहले कि रूस को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़े कि यूक्रेन में ड्रोन बेहद अहम हो चुके हैं, रूस की पूरी रणनीति तोपखाने के इर्द गिर्द ही बनी हुई थी। इस रूसी युद्ध के देवता को, जैसा कि बिजनेस इनसाइडर कहता है, यही एकमात्र कारण है कि रूस यूक्रेन में जितना आगे बढ़ पाया है उतना बढ़ पाया है, क्योंकि इसकी व्यवस्थित रणनीति तोपखाने की सीमा में पहुंचने की है। किलेबंदी पर लगातार गोलाबारी करना और फिर आगे बढ़ना युद्ध के पहले कुछ वर्षों के दौरान देश की पूरी रणनीति की रीढ़ बना। पोलैंड ने रूस की प्रवृत्ति देखी है और समझा है कि आग का जवाब आग से देने की रणनीति एक बार फिर काम करती है। पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से 360 से अधिक K9 हॉवित्जर खरीदने के लिए लगभग $5 अरब खर्च किए हैं और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि पोलैंड रूस से मुकाबला करने के लिए जितनी तोपखाना खरीद सकता है उतना खरीद रहा है। पोलैंड अपना खुद का तोपखाना सिस्टम भी बनाता है, जिसका नाम है AHS क्रैब, जिसे सालाना लगभग 50 यूनिट की दर से बनाया जाता है और इसे बढ़ाने की क्षमता भी है। लेकिन ये सब बैरल से दागा जाने वाला तोपखाना है। पोलैंड को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की भी जरूरत है, इसलिए वो ऐसे सिस्टम्स भी हासिल कर रहा है। 2023 में पोलैंड को $414 मिलियन के 5 साल पहले साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत 20 अमेरिकी निर्मित हाइमार्स सिस्टम्स की डिलीवरी मिली। फिर से ये वही हथियार हैं जो यूक्रेन में जंग के दौरान आजमाए जा चुके हैं और पोलैंड जानता है कि ये रूस के खिलाफ असरदार साबित होंगे। और भी हिमार्स आ रहे हैं, कुल 486, जो कि लगभग $10 बिलियन के फ्रेमवर्क डील के तहत है, जिसे पोलैंड ने सितंबर 2023 में अमेरिका के साथ साइन किया था। अगर रूस का युद्ध करने का तरीका बेरहमी और थकाऊ जमीनी अभियानों पर आधारित है तो पोलैंड पूरी तरह तैयार रहेगा। ये उन सैनिकों, टैंकों और तोपों को लाएगा जो उसके कई नाटो सहयोगियों के पास नहीं है। और ये तो बस शुरुआत है, यहाँ से आंकड़े और भी चौंकाने वाले हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें, ताकि आप और भी देख सकें। रक्षा पोलैंड के लिए आक्रमण जितनी ही महत्वपूर्ण है, और 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पोलैंड निवेश कर रहा है ताकि यूरोप की सबसे बड़ी जमीनी सेना को और मजबूत किया जा सके: हवाई रक्षा और पूर्वी शील्ड। हवाई रक्षा के मोर्चे पर पोलैंड पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स जमा कर रहा है, जो ठीक वही है जिसकी उसे रूसी बैलिस्टिक मिसाइल खतरे से निपटने के लिए जरूरत है। 2018 में पोलैंड ने वियेज़ला कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका मूल रूप से मतलब था पैट्रियट मिसाइल बैटरियों की एक जोड़ी और कई मिसाइलें खरीदना। पोलैंड ने इस पैट्रियट हार्डवेयर को हासिल करने के लिए $4.75 अरब खर्च किए। 2 बैटरियों में 4 फायर यूनिट, 16 लॉन्चर शामिल हैं और इस खास सौदे के तहत 208 PAC-3 पैट्रियट मिसाइलें। और यह तो इस कार्यक्रम का सिर्फ पहला चरण था। दूसरे चरण में पोलैंड $15 अरब और खर्च करेगा 6 पैट्रियट बैटरियों पर, जिसका मतलब है 48 लॉन्चर और 4 और PAC-3 मिसाइल इंटरसेप्टर।
पोलैंड को इस दूसरे चरण के तहत घोस्ट आई रडार भी मिलेगा, जो पैट्रियट की डिटेक्शन और ट्रैकिंग को बेहतर बनाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पोलैंड जुलाई के अंत में अपनी सीमा में घुसी रूसी मिसाइल पर इतनी जल्दी कैसे प्रतिक्रिया दे पाया, तो इसका जवाब शायद यही रडार है। पोलैंड घरेलू स्तर पर और ड्रोन में भी भारी निवेश कर रहा है ताकि अपनी वायु रक्षा को और मजबूत कर सके। अक्टूबर 2025 में पोलैंड ने अपनी 4 प्रमुख वायु रक्षा निर्माताओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $700 मिलियन से अधिक का निवेश किया, जिन्होंने मिलकर नारू वायु रक्षा प्रणालियां और उनके साथ इस्तेमाल होने वाले रडार बनाए। नारू पोलैंड को विमान, मिसाइल और ड्रोन से निपटने के लिए कम और मध्यम दूरी के विकल्प देता है, जो लंबी दूरी की पैट्रियट प्रणाली को पूरक करता है। जनवरी 2026 में पोलैंड ने नॉर्वेजियन डिफेंस कंपनी कॉन्ग्सबर्ग रोइसिंग के साथ तटीय मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए $1.67 अरब का अनुबंध भी किया। फिर से यह पोलैंड का रूस की गतिविधियों को देखकर उस पर प्रतिक्रिया देने का मामला है। इस बार आग का जवाब आग से देने के बजाय पोलैंड यूक्रेन में रूस की मिसाइल और ड्रोन झुंडों पर निर्भरता को देख रहा है और वह उस रणनीति का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की परतदार वायु रक्षा प्रणाली बना रहा है। फिर पोलैंड की रक्षा का दूसरा पहलू है ईस्टर्न शील्ड। ये शील्ड उन सीमाओं की रक्षा करने के बारे में है जो पोलैंड और बाल्टिक देशों की बेलारूस, रूस और रूस के कालिनिंग्राद एक्सक्लेव के साथ साझा होती हैं। और पोलैंड की सैन्य तैयारियों का ये खास पहलू अभी भी प्रगति पर है। पोलैंड को रूस या उसके सहयोगियों के साथ 700 किलोमीटर लंबी सीमा को मजबूत करना है। 2026 के अंत तक इसका इरादा है कि वह उस सीमा के लगभग 200 किलोमीटर हिस्से को रेखीय किलेबंदी के संयोजन से सुरक्षित कर ले। पोलिश सशस्त्र बलों के कर्नल मारेक पिएत्रजाक सीमा अवरोधक ढांचे और सड़कों व रेल क्रॉसिंग को बंद करने वाली सीलों का जिक्र करते हैं, जो रूसी बलों को उनका उपयोग करने से रोकेंगी। पोलिश अधिकारी भी इन सीमा रक्षा को संभव बनाने के लिए तेजी से जमीन खरीद रहे हैं। उन्होंने 2025 में 38 संपत्तियां खरीदी है। 2026 में 52 स्थानों पर और 150 संपत्तियां खरीदने की योजना है। बाढ़ और कांटेदार तारों के साथ साथ एंटी ड्रोन किलेबंदी भी स्थापित की जा रही है। मशीन गन, तोपे और मिसाइलों व ड्रोन से निपटने के लिए जैमिंग सिस्टम्स का भी उल्लेख किया गया है, जैसा कि दिसंबर 2025 में द गार्जियन में छपे एक लेख में बताया गया था। इसमें बंकर, खाइयां, एंटी टैंक बैरियर और AI संचालित कमांड सेंटर भी जोड़ दें तो आपको एक विशाल सीमा परियोजना मिलती है। निर्धारित पूरा होने की तारीख 2028 है। पोलैंड के लिए कुल अनुमानित लागत $2.55 अरब है। इसमें हम 2 बातें देख रहे हैं। पहला, पोलैंड एक विशाल सैन्य पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जो उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। दूसरा, पोलैंड टुस्क की बातों को सच साबित करने के लिए भारी खर्च कर रहा है। आप यूरोप की सबसे बड़ी सेना बिना उसमें अरबों डॉलर खर्च किए नहीं बना सकते, और आप उस सेना को उपकरणों और क्षमताओं के मामले में तब तक मजबूत नहीं बना सकते जब तक आप एक मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बनाते। ये उसी सिक्के के 2 पहलू हैं जिन्हें पोलैंड पुतिन के गले उतारना चाहता है। जहाँ तक पारिस्थितिकी तंत्र की बात है, आपने देखा है कि यह पहले से ही कैसे बढ़ रहा है। हमने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से खरीदारी का जिक्र किया, जिससे यह दिखता है कि पोलैंड यूरोप में सबसे मजबूत सेना बनाने के लिए यूरोप से बाहर भी देखने को तैयार है। पोलैंड नॉर्वे के साथ भी काम कर रहा है। वो यूके और इजराइल दोनों से सेंसर और टोही उपकरण खरीद रहा है। हमने जो पहले बताया है उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दक्षिण कोरिया से 36 FA-50 PL विमान, जिनमें फैंटम स्ट्राइक रडार लगा है और जो अमेरिकी निर्मित AIM-120 MRAM मिसाइलें दागने में सक्षम है। 2025 में स्वीडन के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देश मिलकर A-26 पनडुब्बियों को हासिल करने के लिए काम करेंगे, जिन्हें पोलैंड बाल्टिक सागर और उससे आगे इस्तेमाल कर सकता है। बार बार हम देख सकते हैं कि पोलैंड संबंध बना रहा है, हथियार खरीद रहा है और ऐसी सेना बना रहा है जो रूस की हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पिछले 5 वर्षों में पोलैंड नेटो का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। नोट्स फ्रॉम पोलैंड की रिपोर्ट के अनुसार ये बयान सिप्री द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर आधारित है, जो दिखाता है कि 2021 से 2025 की अवधि के दौरान पोलैंड ने वैश्विक हथियार आयात का 3.6% हिस्सा लिया। अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा, जिसका हिस्सा 2.9% था, और पोलैंड तथा यूके, जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच अंतर और भी ज्यादा था। ऐसे कई गैर नाटो देश हैं जो इससे भी ज्यादा आयात करते हैं। यूक्रेन पूरी सूची में सबसे ऊपर है, जो 9.7% आयात के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यूक्रेन की सेना ही एकमात्र ऐसी है जो वास्तव में पोलैंड को यूरोप की सबसे मजबूत सेना के रूप में चुनौती दे सकती है। और दुर्भाग्यवश यूक्रेन नाटो या यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, जैसा कि पोलैंड है। पोलैंड के अपनी सेना को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हुए सिप्री द्वारा जांचे गए समय के दौरान पोलैंड ने जितने हथियार आयात किए वह पिछले 5 वर्षों की तुलना में 852% अधिक है। ये हथियार आयातकों में 5वां सबसे बड़ा इजाफा है जब इन दोनों अवधियों की तुलना की जाती है।
जिसमें केवल जर्मनी, हंगरी, बेल्जियम और एक बार फिर यूक्रेन ही पोलैंड से आगे हैं जब हथियारों के आयात में प्रतिशत वृद्धि की बात आती है। हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि पोलैंड बहुत सारे हथियार खरीद रहा है। हालांकि और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पोलैंड खुद को दुनिया भर के देशों की रक्षा व्यवस्था में शामिल कर रहा है। किसी सहयोगी के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है कि आप यह दिखाएं कि आप उसके हथियारों पर इतना भरोसा करते हैं कि उन पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। पैसा बोलता है और यही हमें एक और ऐसे क्षेत्र की ओर ले जाता है जिसमें सेना निर्माण के मामले में पोलैंड बाकी यूरोप से आगे है। वो है अपनी रक्षा पर पोलैंड द्वारा खर्च की जा रही भारी भरकम रकम। पोलैंड का रक्षा बजट उसकी सेना के विस्तार और हथियारों के आयात में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ा है। 2020 से 2025 के बीच पोलैंड ने रक्षा पर सालाना लगभग 13.6 अरब डॉलर खर्च करने से बढ़ाकर 45 अरब डॉलर कर दिया है। ये 2026 में 55 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने की योजना बना रहा है, जो 2020 से खर्च में 4 गुना वृद्धि को दर्शाता है। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह भी है कि पोलैंड अपनी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का पहले से कहीं अधिक प्रतिशत रक्षा पर खर्च कर रहा है। 2020 में पोलैंड ने अपनी जीडीपी का 2.3% रक्षा पर खर्च किया था। यह अच्छा था क्योंकि यह नाटो की 2% की सिफारिश से ऊपर था, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 2025 में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद कई वर्षों तक बजट में बढ़ोतरी के चलते ये प्रतिशत बढ़कर जीडीपी का 4.3% हो गया था। पोलैंड भी भविष्य के खर्च के लिए तैयारी कर रहा है। पोलैंड ने यूरोपीय आयोग के साथ यूरोप की सुरक्षा यानी सेफ फंडिंग समझौता किया है, जिसके तहत उसे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 50.9 अरब डॉलर का ऋण मिलेगा। पोलैंड की हाल की कई खरीद इसी ऋण समझौते के तहत की गई है और मई के अंत में पोलैंड को इस समझौते के तहत मिलने वाली पहली 7.65 अरब डॉलर की राशि मिल गई है और भी पैसा आने वाला है। इसका मतलब है कि पोलैंड की सेना में और भी विकास होने वाला है। हमने पहले भी कहा था कि पोलैंड टुस्क की बातों के पीछे सचमुच पैसा लगा रहा है और हमारा यही मतलब था। नाटो के सदस्य हर यूरोपीय देश में से पोलैंड सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है और इस वीडियो में हमने जितने भी आंकड़े, सांख्यिकी और खरीद का जिक्र किया है वे सभी उसी खर्च का नतीजा है। हम इसमें सिर्फ सैन्य विस्तार नहीं देख रहे हैं, यह उस देश में सांस्कृतिक बदलाव है जो कभी लौह पर्दे के पीछे फंसा हुआ था और अब फिर कभी खुद को रूस के नियंत्रण में नहीं देखना चाहता। और इस सांस्कृतिक बदलाव का सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़कर पूरे पोलिश समाज में फैलने का सबसे अच्छा उदाहरण है विशाल नागरिक रक्षा कार्यक्रम, जिसे पोलैंड ने अपने सैन्य विस्तार के साथ शुरू किया है। जून में फ्रांस 24 ने रिपोर्ट किया कि पोलैंड ने आम लोगों को संकट के समय में इस्तेमाल होने वाली जीवित रहने की कला सिखाने के लिए बड़े नागरिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में से पहला नवंबर 2025 में शुरू किया गया था और इसमें पोलैंड के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश ने अपनी उम्मीद जताई कि 2026 के अंत तक 4 लाख पोलिश नागरिक यह कोर्स पूरा कर लेंगे। कोई आयु सीमा नहीं है, किशोरों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इसमें भाग ले सकता है और ये कार्यक्रम पोलैंड के उद्देश्य को यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सेना विकसित करने के लिए एक अलग तरीके से पूरा करता है। ये पोलिश लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से उस युद्ध के लिए तैयार कर रहा है जिसकी पोलैंड को उम्मीद है कि वो कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ये बात टुस्क की उन टिप्पणियों की याद दिलाती है जो हमने वीडियो की शुरुआत में साझा की थी। पोलैंड ने खुद को यूरोप की प्रमुख ताकत बना लिया है क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ा। अगर आप दुश्मन को यह दिखाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है कि आप लड़ने में सक्षम हैं, तो युद्ध से बचा नहीं जा सकता। यही असल में पोलैंड यहाँ कर रहा है क्योंकि वह लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। राक्षस बना दिया गया है। अभी वह राक्षस पिंजरे में है, लेकिन पोलैंड यह सुनिश्चित कर रहा है कि रूस को इसके बारे में पता हो और अगर रूस धमकियों और हवाई घुसपैठ से आगे बढ़कर पूरी तरह से यूरोपीय युद्ध की ओर जाता है तो वह राक्षस छोड़ दिया जाएगा। और एक और बात है जिस पर पोलैंड विचार कर रहा है अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करते हुए। कुछ बहुत प्रमुख राजनेताओं द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उन वायु रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल यूक्रेन की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए ताकि जब रूसी मिसाइलें यूक्रेनी क्षेत्र में प्रवेश करें तो उन्हें नष्ट किया जा सके। हमारे वीडियो में देखें कि पोलैंड क्या करने की तैयारी कर रहा है और इसका क्या मतलब होगा, इसकी सारी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि कैसे पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है। और देखने के लिए धन्यवाद।